अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री टीचर। एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ वैलेंसी, एंड इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से ले लेते हैं एक क्विक रिकैप। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्ट किया है एलिमेंट्स, और अभी तक जो हमने एलिमेंट्स में पढ़ा है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एन एलिमेंट। फिर हमने डिस्कस किया मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट और उसके कंपोनेंट्स, देन अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, एंड वी हैव डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने डिस्कस किया सिंबल ऑफ एन एलिमेंट और रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच इज़ वैलेंसी। अगर हम देखें वैलेंसी की डेफिनेशन की तरफ, तो इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर elements. Combining capacity. Remember, when we were studying elements, so we have discussed that elements can exist either in free state or in combined state. तो जब वो किसी दूसरे element से combine करते हैं तो उनकी कोई अपनी खास capacity होगी। वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलते हैं विजुअल रूम की तरफ। कंबाइनिंग कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम समझते हैं इस मिसाल से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक चेयर हो और उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ हो, तो क्या उसके साथ कोई दूसरा आदमी बैठ सकता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर इसी चेयर की जगह हम रख दें एक इस किस्म का बेंच, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो लोगों के बैठने की जगह मौजूद है मगर सिर्फ एक ही आदमी बैठा हुआ है, तो इस बेंच की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? मतलब इसके ऊपर मज़ीद कितने लोग आ सकते हैं? यकीनन एक जगह खाली है तो एक ही इंसान आ सकता है। तो ये हुई इस बेंच की कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर हम बात करें एक मुख्तलिफ तरह के बेंच की, जिस पे आप देख सकते हैं कि 3 लोग बैठ सकते हैं मगर बैठा हुआ शख्स सिर्फ एक है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हुई? यकीनन 2 जगह खाली है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कह सकते हैं कि 2 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें एक डाइनिंग टेबल की जिसके अंदर 8 चेयर्स लगी हुई हैं और बैठने वाले लोग सिर्फ 6 हैं, तो मज़ीद कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? 2 लोग। तो ये हुई एक डाइनिंग टेबल की कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसा कि आपने मुख्तलिफ मिसालों में देखा कि अगर टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस या फिर टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस विच कैन बी ऑक्यूपाइड दे आर डिफरेंट, तो इसका मतलब कि कंबाइनिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, जो कि ना तो टेबल की तरह दिखते हैं और ना चेयर की तरह दिखते हैं। सो बेसिकली एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि प्रेजेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में। यस, लेकिन एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिए हमें पढ़ना होगा एटम का स्ट्रक्चर। चूँकि तमाम एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, तो अगर हम एक एलिमेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर जितने भी मौजूद एटम्स हैं वो सब एक ही किस्म के होंगे। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पढ़ने के लिए आपको पार्टिकल के साइज का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आप वर्ड एटम की बात करें तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इस पेंसिल की, तो अगर मैं इस पेंसिल को तोड़ना शुरू करूं, तोड़ते 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 पीसते 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 अगर मैं इसके ज़र्रे ज़र्रे बना लूं, तो इसका जो सबसे छोटा ज़र्रा होगा जो कि मज़ीद तकसीम नहीं होगा, वी आर गोना कॉल दैट पार्टिकल एज एन एटम। Atoms cannot be seen with naked eye, or even we cannot see them with light microscope. If we have to see atom, we can only see through electron microscope, which is a special type of microscope. Atoms were discovered by first Democritus. He was a Greek philosopher. Yes, Democritus. And the word atom is derived from the word atomos, which means indivisible, that cannot be broken down. अगर हम देखें एटम के साइज की तरफ, तो एटम का साइज बहुत ही स्मॉल है। When I said बहुत स्मॉल, तो आई थिंक आप उतना स्मॉल इमेजिन नहीं कर सके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एक पेंसिल की, तो पेंसिल का जो लेड है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, और उसकी भी एक स्पेशल टाइप विच इज़ ग्रेफाइट। लेकिन व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग विद पेंसिल ऑन अ पेपर, तो आप देखते हैं कि ग्रेफाइट के कुछ पार्टिकल्स वो आपके पेपर पे आ जाएंगे। सपोज यू आर राइटिंग वन लेटर आई एंड यू आर पुटिंग डॉट ऑन आई, तो अगर आप उस डॉट की बात करें तो उस डॉट के अंदर ग्रेफाइट के ऑलमोस्ट 6
बिलियन एटम्स आएंगे, यानी कि इक्वल टू ऑलमोस्ट population of this whole world, which is very very small. So I'm just repeating a little bit just to clear this. In a single dot which is made with the lead pencil, means which is having particles of carbon or graphite, so this small dot is having how many number of atoms? Almost 6 billions. 6 billion number of atoms. So now you can well imagine how small an atom is. One thing is clear that we can't see atom, so the structure of an atom is bit of imaginary. अगर हम imagination में atom को लेके आएं तो atom तो smallest है ही, मगर आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि atom से भी small कुछ होता है. Yes, atom is made up of subatomic particles, and those subatomic particles are protons, which are positively charged, neutrons, which have no charge, and electrons, which are negatively charged. जब मैंने आपको बताया कि एक एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मतलब कि उसके अंदर भी 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिर वो 3 पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हैं, वेयर दे आर प्रेजेंट इन दैट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. सो उसके लिए कंपेयर करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को एक सोलर सिस्टम की एग्जांपल से. इससे आपको हमेशा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम याद करना आसान रहेगा. अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, सो ऑल ऑफ यू नो दैट इन सोलर सिस्टम इन द मिडल वी हैव सन, एंड अराउंड द सन देयर आर सम इमेजिनरी ऑर्बिट्स. रिमेंबर, इमेजिनरी पाथ्स. कोई रोड नहीं बनी हुई, कोई रोप नहीं है दैट वी ड्रॉ इन आवर सोशल स्टडीज बुक्स एज वेल. सो इन those imaginary paths something is revolving. So same is in the case of atom. If we look at atom, so there is something in the middle of an atom and we call it as nucleus. So in solar system we have sun in the middle, and in atom we have nucleus in the middle. In solar system there are imaginary paths on which planets are revolving, and in atoms we also have some imaginary paths, but instead of huge planets, small particle of an atom, which is electron, they are revolving. So where are the protons and neutrons present in an atom? Protons and neutrons, they are present in the center of an atom, means inside of the nucleus. Like protons and neutrons, they are gonna combine together, and basically these are the 2 subatomic particles which are going to make nucleus of an atom. So अब आपको पता है location of all these 3 particles. Proton present in the nucleus, neutron present in the nucleus, and electrons, they are revolving in imaginary paths. And remember, those imaginary paths are called as orbits, shells or energy level. हो रहा है ना टॉपिक रिलेट outermost shell से. Since electrons are revolving around the nucleus, they are revolving in their respective orbits. Like in solar system, क्या आपने देखा है कि किसी पाथ के अंदर 2 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हों? मैंने तो कभी नहीं देखा. सो इट मीन्स दैट द कैपेसिटी ऑफ ईच ऑर्बिट इज टू होल्ड 1 प्लैनेट. इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के भी अपने अपने स्पेसिफिक शेल्स या फिर ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर वो रिवॉल्व करते हैं. सोलर सिस्टम में हर ऑर्बिट की कैपेसिटी एक ही है, मगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं उनकी कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है. शेल्स जो कि एटम्स में हैं, ऑर्बिट्स और शेल्स, उनको हम नाम दे सकते हैं K, L, M और N का. हर शेल की अपनी एक कैपेसिटी है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है. फर्स्ट शेल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नेक्स्ट शेल्स कैन होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन हर एटम स्टेबल सिर्फ तब होता है जब उसका अगर फर्स्ट शेल हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, और इन अदर शेल्स it must contain 8 electrons. This is also called as octet rule. Means if one atom is having 8 electrons in other shells, so it would be stable. अब ऐसा नहीं कि किसी भी शेल में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 तो वो हो जाएगा स्टेबल, ऐसा बिल्कुल नहीं. We have to look at the outermost shell or valence shell. So अगर इस एटम के 3 शेल्स हैं तो कौन सा outermost shell है? So outermost shell or valence shell is the last shell of an atom. Outermost shell जो कि सबसे बाहर आपको नजर आ रहा है वो है इसका outermost shell, और first shell होगा जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब है, उसे आप कहेंगे first shell.
अब बेसिकली अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो स्टेबल होता है, ये है ऑक्टेट रूल। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट्स इस नेचर में प्रेजेंट हैं, क्या उन सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें से सिर्फ चंद एक ही ऐसे एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट हैं। बाकी सबको अपने आउटर मोस्ट शेल्स को कंप्लीट करने के लिए दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करना पड़ता है और वो कंबाइन करके बनाते हैं कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स। अब इस कैपेसिटी को कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करेगा हम कहते हैं वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑक्सीजन एटम की, तो ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, एज यू कैन सी विद दिस डायग्राम। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में हैं तो हमारा रूल याद रखना है आपने, इट्स ऑक्टेट रूल। चूंकि ये पहला शेल नहीं है ऑक्सीजन के लिए, आप देख सकते हैं ये सेकेंड शेल है, तो सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो स्टेबल होगा। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो मजीद कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी चीज़ के साथ वो क्या है? 2 है। देखते हैं इसको इससे भी आसान मिसाल के साथ। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसका फर्स्ट शेल इसका आउटर मोस्ट शेल होता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो इफ इट इज द फर्स्ट शेल, तो आपको याद होगा कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मोर हाइड्रोजन नीड्स टू गेट स्टेबल? 1 इलेक्ट्रॉन। सो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 1। अब हम देखें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब वो किसी अलग तरह के एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। In covalent compounds, we know that in covalent compounds there is sharing of electrons. Means electrons, they are not transferred properly, they are shared between the atoms. So covalent compounds की valency find करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। First is the valency is the number of hydrogen atoms which combine with that element. मतलब इस मिसाल से समझें, you have this formula, this is the formula for water. इसके अंदर आप देख सकते हैं you have 2 hydrogen atoms and 1 oxygen, and 2 hydrogen atoms they are combined with oxygen with this line. This line is representing bond. So हमने पहला मेथड देखा कि आप वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं by counting number of hydrogens. So इस फॉर्मूला में आपको कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? There are 2 electrons. So what is the combining capacity of oxygen? It is 2. Look at this example. How many hydrogens you can see? They are combining with the carbon. So there are 4 hydrogens which are combining with the carbon. So valency of carbon would be 4. इसी तरह एक और तरीका है, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन अटैच हो सकता है कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एटम के साथ अटैच हो और हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, मगर वो हो कोवेलेंट कंपाउंड। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए इग्नोर कर दें आप हाइड्रोजन को, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, means these number of lines. 1 line means 1 bond. So how many total bonds are here? 4 bonds. So what is the valency for carbon here? It is 4. So I hope this is clear how you will get valency and you know the concept of valency really well. I am just repeating it a little bit for you for covalent compounds. In covalent compounds, either you can calculate valency by counting number of hydrogens or by counting number of bonds which are connected with that element. So students, आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट की यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ वैलेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में। और वैलेंसी में हमने डिस्कस की डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, डिपेंडेंस ऑफ वैलेंसी, व्हाट इज आउटर मोस्ट शेल, एंड हाउ यू कैन फाइंड वैलेंसी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अपने आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे हाउ यू कैन फाइंड वैलेंसी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स एंड वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स एंड व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।